आप लोगों के डिमांड के हिसाब से आज मैं 12th का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं और मैंने वो चैप्टर सेलेक्ट किया है जिसका बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज है। और बच्चे इस चैप्टर को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं कि बहुत ही टफ चैप्टर है, बट कोई भी टफ या चीज़ इजी नहीं होती, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको हैंडल करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से ज़्यादा इसको सिंपल वे में आप समझाने की कोशिश करूंगा मैं। और इस चैप्टर का नाम है 3D, शॉर्ट में से 3D बोलते हैं, बस चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब देखिए 3D वाले जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो आपको एक इमेजिनेशन वाली फीलिंग आना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आता है। बट मैथमेटिक्स के अंदर जो आपके 3D के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने ज़्यादा हाई फाई या इतने इमेजिनेशन वाले नहीं होते हैं, आप इसको इजी वे में समझ सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है अल्फ़ा प्लस ट्यूटोरियल्स। ऑलरेडी आप मेरे साथ इंगेज हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स होते हैं आपके, और उन्हीं कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और इस साल जो है हमारा बोर्ड या पूरी लाइफ या जो भी है वो कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी आपका रिड्यूसिबल पोर्शन आपको जो दिया गया है बोर्ड के लिए है, बट मैं आपके लिए पूरा ही सेशन बनाऊंगा, जैसे कोई भी टॉपिक इसके अंदर मैं नहीं छोड़ूंगा, और जितना भी NCERT के कॉन्सेप्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। बट आपको जितना चाहिए पोर्शन वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैंने इस चैप्टर है NCERT का चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और क्लास 12th का ये चैप्टर है। NCERT को मैंने रेफरेंस मानते हुए लिया है और इसके अंदर मैंने इस चैप्टर को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो पहले सेगमेंट में मैं केवल 4 टॉपिक्स क्लियर करूँगा, जब सेकंड आएगा तो सेकंड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैप्टर के अंदर ये 4 टॉपिक्स के अलावा मैं आपको पहली एक्सरसाइज 11.1 जो है ये आपके लिए मैं सॉल्व करूँगा, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में समझ में आना चाहिए। तो देखिए जो 4 टॉपिक्स हैं इसके अंदर मैं क्या क्या क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं किसी लाइन के, और किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइंस में आपस में रिलेशन क्या होता है, फिर DRs, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्टकट में DCs बोलते हैं और डायरेक्शन रेशियोज़ को DRs बोलते हैं। तो DRs और DCs उस लाइन के निकालना है जो 2 पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है। ये इतने सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपके पहले वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूंगा। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हैं तो कंटेंट को ज़रूर मेमोराइज़ करिए और लिख लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, 1 बाय 1 इसको सॉल्व कराता हूँ। देखिए प्लीज़ इस वीडियो को आप मेरे चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। और जितने ज़्यादा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज़ या डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इसके बारे में बात करना है। तो देखिए 3D की बात चल रही है तो मैं यहाँ से एक 3D प्लेन बनाऊँगा। इसको मैंने मान लिया x एक्सिस, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज़ और डायरेक्शन कोसाइन को समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले आप इसका बेसिक समझिए कि बेसिक क्या होता है। देखिए 3D में अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल P पॉइंट लिया आपने, और इसके कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कुछ ना कुछ होंगे जो x, y और z में वेरी करेंगे। तो मैंने क्या मान लिया, x, y, z। अगर आप इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OP वेक्टर होगा। तो अगर आप OP वेक्टर लिखना चाहेंगे तो OP वेक्टर किसके बराबर होगा, xi प्लस yj प्लस zk। ये आपको फिजिक्स के अंदर भी समझाया जाता है, मैथ्स के अंदर भी समझाया जाता है कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं आप। तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या हो गया, xi प्लस yj प्लस zk। ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं आपके, वेक्टर कंपोनेंट्स है। ये x एक्सिस पे कंपोनेंट है, ये y एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पर है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बट इसको अच्छे से समझने के लिए इस वेक्टर को मैंने r वेक्टर ले लिया। तो OP इज इक्वल टू किसके बराबर, r वेक्टर के। अगर आप इस r वेक्टर की लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको आप r से भी केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैग्नीट्यूड नहीं लगाएंगे तो वेक्टर हटाना पड़ेगा आपको, ये r की वैल्यू हो गई। इतनी बात तो आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो
डायरेक्शन रेशियो समझने से पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन समझना जरूरी है। देखिए अब हम 12th का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन समझने के लिए पहले हमें डायरेक्टेड एंगल निकालना पड़ेगा। डायरेक्टेड एंगल्स क्या होते हैं, या डायरेक्शन एंगल्स भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन एंगल्स तो कोई भी अगर आपको लाइन दी है या कोई वेक्टर दिया है तो उन वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये एंगल जो है एक्सिस के साथ अल्फा हो गया तो ये डायरेक्टेड एंगल या डायरेक्शन एंगल हो गया, और इसी वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल हो गया, ये भी इसी के अंदर ही आएगा, और इसके साथ ये एंगल कितना हो गया, गामा हो गया। तो अल्फा बीटा गामा आर दी डायरेक्शन एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब यहाँ पर एक चीज़ और वेरी करती है, मैंने यहाँ पर जितने भी एंगल्स लिए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूँगा तो नेगेटिव में आएंगे ये, या फिर आप पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी कर सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्टेड एंगल या डायरेक्शन एंगल्स को समझना जरूरी है। तो क्या होते हैं डायरेक्शन एंगल्स, पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्स के साथ जो भी लाइन या वेक्टर एंगल बनाती है उनको हम डायरेक्टेड एंगल्स बोलते हैं या डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। तो अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन एंगल्स। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्टेड एंगल की जो कोसाइन वैल्यू होती है उसको ही हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन वैल्यू कैसे आएगी, देखिए अब ये 3D फिगर है तो एक्स एक्सिस के साथ आप समझ लीजिए, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो x के हिसाब से यहाँ पर कितना कंपोनेंट हो गया, स्केलर कंपोनेंट x हो गया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, r है, और ये कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ से कोसाइन की वैल्यू निकालूँ, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन है, x, और हाइपोटेन्यूस कितना है, r। वेक्टर लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो, या फिर ऐसे लिख लो आप, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर आया आपके पास, x अपॉन आर, या आप लिख सकते हो x अपॉन आर। अब इस कॉस अल्फा को हम इस लाइन का 3D के अंदर डायरेक्शन कोसाइन वैल्यू बोलेंगे, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। तो L किसके बराबर हो गया, x अपॉन आर। ये चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली करके हम कॉस बीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3D की बात है तो ये P पॉइंट इस तरह से होगा तो बीटा पर परपेंडिकुलर डालेंगे, बट वो इमेजिनेशन से आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। यहाँ से देखो कॉस बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो नहीं कॉस बीटा होगा बेस। तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस पे बेस कितना आएगा, x, और वाई एक्सिस पे बेस कितना आएगा, y। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y अपॉन आर। तो इसको हम किससे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस बीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम से। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, y अपॉन आर। इसी तरह हम थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड वाले के लिए देख सकते हैं आप कॉस गामा। तो कॉस गामा देखिए ये भी एक इमेजिनेशन है, आप इसे सिर्फ वीडियो देख सकते हैं इसमें कि किस तरह से इसका वीडियो जो है एक 3D वे में जो है तभी समझ में आएगा। अदरवाइज आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, जैसे 2D के लिए आप जैसे परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे 3D में भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। कॉस गामा किसके बराबर होगा, z अपॉन आर। इसको हम दिखाते हैं n से। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, z अपॉन आर। तो यहाँ से क्या पता चला कि L M N आर दी DCs ऑफ अ लाइन। ये L M N किसको रिप्रेजेंट करते हैं, DCs ऑफ अ लाइन को। यहाँ से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर ये जो R की वैल्यू है, ये R जो है किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए ये R हमेशा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए किस तरह लिखेंगे इसको। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए यहाँ पर L की वैल्यू किसके बराबर आई, x अपॉन आर, M की वैल्यू y अपॉन आर, N की वैल्यू z अपॉन आर। सभी के लिए R, एक ही लाइन के लिए R की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और वो R की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो आप r के प्लेस पे ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको x y z की वैल्यू मालूम है तो आप डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट r के प्लेस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m के प्लेस पर y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, n इज इक्वल टू z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से आप DC's की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? डायरेक्टेड एंगल की कोसाइन वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्लियर? और ये जो है गिवन पॉइंट पर वेरी करता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गिवन पॉइंट क्या है। तो गिवन पॉइंट को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे हम बताएंगे ये मैं अभी बताता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, लिख लो इसे, देखिए अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे L की वैल्यू किसके बराबर आई? x अपॉन आर। M की वैल्यू किसके बराबर आई? y अपॉन आर। N की वैल्यू किसके बराबर आई? z अपॉन आर। तो यहाँ से x किसके बराबर हो गया? LR। y किसके बराबर हो गया? MR। और z किसके बराबर हो गया? NR। तो किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए अगर आप बात करेंगे तो उस लाइन की जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ये कांस्टेंट रहेगी तो ये प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, कांस्टेंट हट जाएगा। x प्रोपोर्शनल टू L, y प्रोपोर्शनल टू M और z प्रोपोर्शनल टू N। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझिए कि किसी लाइन पर फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर r कांस्टेंट है तो वो नंबर, कोऑर्डिनेट के नंबर उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन लाइन के प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर इस लाइन के कोऑर्डिनेट में चेंज कर दूं, जैसे मान लो ये लाइन इधर आ जाती है, ये वाली लाइन, तो देखिए ये आने से ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगे। अब ये वैल्यूज़ चेंज होंगी तो अल्फ़ा भी चेंज हो जाएगा, बीटा भी चेंज हो जाएगा, गामा भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन वैल्यू इन नंबर्स पे डिपेंड करती है, या ये नंबर जो है किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्शन कोसाइन पे। तो अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो वो नंबर जैसे फॉर एग्जांपल x, y, z जो किसी लाइन पर लाई करते हैं, उनके चेंज होने की वजह से अगर डायरेक्शन कोसाइन चेंज होते हैं तो वो नंबर को हम DRs बोलते हैं। तो DRs क्या हैं? DRs आर दी नंबर्स। अब नंबर कोई फिक्स नहीं है, कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? DRs आर दी नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू the DC's of that line passing through these points। तो देखें DRs क्या होते हैं? DRs वो नंबर्स होते हैं जो जिस लाइन पर ये लाई करते हैं तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के क्या होते हैं? ये प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये कहानी किसकी हो गई? डायरेक्शन रेशियोज़ की। तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। मैं एक सिंपल में बात बताता हूँ। अगर आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर r वेक्टर दिया हुआ है 2i + 3j + 5k, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 5 ये नंबर रिप्रेजेंट करेंगे किसको? DRs को। ये नंबर होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज़। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इन्हीं नंबर को कांस्टेंट नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए। कांस्टेंट नंबर क्या होता है? इस वेक्टर की या इस लाइन की लेंथ होती है। तो वो लेंथ कैसे आएगी? √2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25। कितना हो गया ये? 38। तो √38, 3 अपॉन √38, 5 अपॉन √38, ये आपके कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज़ जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइन और अ वेक्टर। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? उनको आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और नोट कर सकते हैं आप, अगर
किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आता है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, और यूनिट वेक्टर होगा तो नीचे √38 के प्लेस पर 1 1 1 आएगा। तब फिर से ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 3 5 के हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तब उस केस में जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो किसके बराबर होंगे, डायरेक्शन रेशियोज के। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि इन विच कंडीशन द डायरेक्शन कोसाइन एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर सिमिलर। तो आप बोल देंगे कि यूनिट वेक्टर के केस में जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वही क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आर कोई वेक्टर है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं तो यहाँ पे 1/√3 1/√3 1/√3 ये इसके क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज। देखो डी आर्स कौन है यहाँ पर, 1/√3 1/√3 1/√3। अगर मैं डी सीज की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा मैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर 1/3 1/3 प्लस 1/3 तो 3/3, 3 से 3 कैंसिल, किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप r = 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे इसे तो जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो बिल्कुल डायरेक्शन रेशियोज के बराबर ही आएंगे। तो ये बात आपको नोट करने की ज़रूरत है कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज कब आपस में बराबर होते हैं, जब लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो ये पूरी कहानी किसकी हो गई, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और वैसे मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए ये कोई लाइन है, अगर इसको आपको डायरेक्शन कोसाइन बताना है तो एक पॉइंट लीजिए आप, मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पर। तो ये तो रिप्रेजेंट करेंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज़ को। अब ये एंगल जितना बनाता जाएगा x एक्स वाई एक्स जेड, उनकी कोसाइन वैल्यू, अब कोसाइन वैल्यू के लिए बेस तो होना ही चाहिए, तो बेस तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो हाइपोटेन्यूस होगा वो इन दोनों के, तीनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट के बराबर होगा। तो वो मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर का। तो आप उससे इसको डिवाइड कर दो, जैसे x/r, y/r, z/r। अनफॉर्चुनेटली अगर r 1 आ गया तो जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही डायरेक्शन कोसाइन होंगे। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और लॉजिकली दिमाग के अंदर आप डाल लीजिए कि जैसे जैसे डायरेक्शन रेशियोज चेंज होंगे, ये P है, ये Q है, ये R है, जैसे जैसे डायरेक्शन रेशियोज चेंज होंगे वैसे वैसे डायरेक्शन कोसाइन भी चेंज होंगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के, क्योंकि एंगल चेंज होने से डायरेक्शन कोसाइन भी क्या होता है, चेंज होता है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा टॉपिक था कि रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन में आपस में रिलेशन क्या होता है। देखिए ये कैसे निकालेंगे हम, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिलेशन है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो ये रिलेशन को हम यूज़ करके बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो फिगर हमारा वही रहेगा, सेम पहला वाला ही। और अल्फ़ा बीटा गामा आर डायरेक्टेड एंगल्स, और उनके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो LMN होंगे। तो आप लिख सकते हैं इसको कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मैंने मान लिए x/r और y/r और n = z/r, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन DCs ऑफ अ लाइन। तो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN मैंने ये कंसिडर कर लिए, वेयर r किसके बराबर होता है, √x² + y² + z²। तो यहाँ से r² किसके बराबर होगा, x² + y² + z²। नाउ रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन में ये है कि इन तीनों को स्क्वायर करके आप ऐड कर दो, l² + m² + n²। तो ये हो जाएगा x/r का स्क्वायर, y/r होल स्क्वायर प्लस z/r होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² r² प्लस y² r² प्लस z² r²। आप एलसीएम ले लीजिए, तो x² + y² प्लस z²। और ये वैल्यू यहाँ से किसके बराबर है, r² के। तो r² से r² कैंसिल = 1। तो क्या पता चला
कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको आप एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन लाइन। लिख लीजिए इसको, जब यूज़ आएगा तब और अच्छे समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपको उस लाइन के डी आर्स और डी सीज बताने हैं जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये तो अभी सिंगल पॉइंट वाली बात थी, और सिंगल पॉइंट नहीं भी होता है तो हम कंसीडर कर सकते हैं किसी लाइन पर। आप यहाँ पर वो वाली लाइन लेंगे जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो देखिए मैंने मान लिया ये कोई 3D प्लेन है, ये x है, ये y है और ये z है, ये कोई लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक मान लो P और दूसरा Q। इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2 z2। ठीक है, इसके आपको डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन बताना है। तो देखिए किस तरह बताएंगे। तो पहले तो इस लाइन का पोजीशन वेक्टर लिखना है। ये लाइन कौन है, पी क्यू है। तो आप मान लीजिए कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है ओ पी है और इसका पोजीशन वेक्टर कौन है, ओ क्यू है। तो यहाँ से ओ पी किसके बराबर होगा, ओ पी बराबर होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। ओ क्यू किसके बराबर होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं, किसका, पी क्यू का। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो बहुत आसान है ये। अब इसका कैसे निकलेगा, इसका निकालने के लिए आप वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ लगाइए इसके अंदर। तो देखिए ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू, डायरेक्शन उल्टा हो गया, किसके बराबर होगा, ओ क्यू के। तो यहाँ से पी क्यू किसके बराबर होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। शॉर्ट में आप यहाँ से लिखा करें ओ क्यू माइनस ओ पी, और वरना रूल तो पता ही है आपको इसके अंदर। तो बताइए ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है x2i प्लस y2j प्लस z2k। इसमें से माइनस करिए x1i प्लस y1j प्लस z1k। इसमें माइनस करेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, कौन से, उसका पी क्यू का, या इसको आप आर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इसके जो डी आर्स होंगे, डी आर्स वो कौन कौन होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। ये इसके किसको रिप्रेजेंट करता है, डी आर्स को। मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि अगर आपके पास कोई लाइन का पोजीशन वेक्टर आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k है, तो इसका मतलब 2, 3, 4 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर्स को। तो यहाँ पर भी ये नंबर ये नंबर ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, डी आर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से अगर आपको डी सीज बताना है, क्या बताना है, डी सीज। तो डी सीज के लिए, डी सीज किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, x अपॉन आर, यही तो होता है। तो यहाँ से आप r निकालिए, तो r क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप पहले r निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर l किसके बराबर होगा, x y z, ये कोऑर्डिनेट है ना, ये डी आर्स हैं। तो डी आर्स कौन है, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड, पी क्यू का मैग्नीट्यूड आर ही तो है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, जगह नहीं है, अदरवाइज आप समझ लीजिए पी क्यू है ये किसकी वैल्यू है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है। m किसके कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू मैग्नीट्यूड, और n कैसे निकालेंगे, z2 माइनस z1 पी क्यू का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप इस लाइन के डी आर्स भी निकाल सकते हैं, डी सीज भी निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई लाइन दी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो पहला सेगमेंट है, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स थे, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं, एक्सरसाइज 11.1, और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी वे में समझ में आना चाहिए। देखिए
पहला क्वेश्चन रीड करिए। राइट साइड में मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लिख रखे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे एनसीईआरटी फिनिश होती जाएगी मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस जो होंगे, बोर्ड एग्जाम्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं वीडियोस के थ्रू आपको समझाता रहूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डीसीज। अच्छा, कोई लाइन है जो अल्फ़ा बीटा गामा एक्स वाई जेड के साथ क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, तब आपको डीसीज बताने हैं। तो देखिए अल्फ़ा कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ा है आपका 90 डिग्री, बीटा है आपका 135 डिग्री और गामा किसके बराबर है 45 डिग्री। तो आपको एल बताना है। एल क्या होता है, एक्स अपॉन आर। अब यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं दिए तो ये वाला नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे। और एम क्या होता है, कॉस बीटा, और एन क्या होता है, कॉस गामा। तो देखिए ये हो गया कॉस अल्फ़ा कितना है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो एल की वैल्यू किसके बराबर है 0 के। यहाँ से एम इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस 135। इसको सॉल्व करने के लिए आप 90 प्लस कितना कर लो 45, 90 में चेंज होता है रेशियो, तो कॉस से कौन हो जाएगा साइन 45। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में क्या होता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये कॉस है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये वैल्यू एन की आ गई। अब हम एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू क्या है कॉस 45 डिग्री, तो ये तो डायरेक्ट मालूम है 1/√2। सो देयरफॉर एल एम एन ऑफ अ लाइन इज गिवन एज 0 माइनस 1/√2 और 1/√2। ये इसके क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, खाली फॉर्मूले पुट करना है, इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड करिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरे वीडियोस को फॉलो करिए, तब आप पूरा सिलेबस जो है आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा और वहाँ से आप जो है अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इस तरह से। तो देखिए, फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन विच मेक्स द इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए इसमें एंगल्स अलग अलग दे रखे थे और यहाँ पर इक्वल एंगल्स हैं, तो इक्वल एंगल्स का मतलब जो अल्फ़ा होगा वही बीटा होगा वही गामा होगा, और वो एंगल आप किसके बराबर मान लो थीटा के बराबर। किसके बराबर थीटा के बराबर। तब उनके आपको क्या बताना है डीसीज बताना है। तो एल किसके बराबर होता है कॉज अल्फ़ा, एम किसके बराबर होता है कॉज बीटा, और एन किसके इक्वल होता है कॉस गामा। तो एल इज इक्वल टू ये भी क्या हो गया कॉस थीटा, ये भी किसके बराबर हो गया कॉस थीटा, और ये भी किसके बराबर हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो भी एल एम एन है वो सेम एंगल के लिए हैं, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। तो आपको थीटा लाने की ज़रूरत है या कॉस थीटा की वैल्यू लानी है, तो हम रिलेशन का यूज़ करेंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एल की वैल्यू किसके बराबर है कॉस थीटा के, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा के बराबर, ये भी कॉस थीटा के बराबर इज इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। तो फिलहाल कॉस थीटा एल एम एन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देयरफॉर एल एम एन ऑफ द लाइन आर प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ये इसके तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हो गए आपके। ये तो पूछ रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अगर इक्वल एंगल बनाएगी तो डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या होंगे इक्वल होंगे। लिख लीजिए, ये आपके सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है इफ़ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज़। तो डायरेक्शन रेशियोज़ आपको दे रखे हैं एक्स वाई जेड, किसके बराबर हैं ये -18 और 12 और -4। देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस।
अच्छा, तो ये डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहे हैं, तो यहाँ से पहले आप आर निकाल लो। आर क्या होता है? √x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू -18² प्लस 12² प्लस -4 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 और 144 और प्लस 16 6 इसमें डालो 150 160, तो 324 में 160 ऐड करो, कितना हो गया? 484। तो ये हो गया √484, ये होता है आपका 22 का, इसका √22 आएगा। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू क्या होता है? x अपॉन आर, x मालूम है आपको, -18/22। M क्या होता है? y अपॉन आर, y कितना है? 12/22। n किसके बराबर होता है? z अपॉन आर, z कितना है? -4/22। 2 से डिवाइड करो 9/11, 2 से डिवाइड करो 6/11, -2/11। सो देयरफॉर L M N ऑफ द गिवन लाइन आर -9/11, 6/11, -2/11। तो देखिए कितना इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर के लिए या आप होल मैथ्स के लिए अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल वे में सारे वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, तब जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है, कमेंट्स आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाता हूँ। इस चैप्टर के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं प्रोबेबिलिटी का वीडियोस बनाऊंगा। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर वो समझ में नहीं आता है, आप पहले उसका वीडियो बनाइए। फ़िलहाल ये 12th मैथ्स का सबसे पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। इससे पहले मैं 11th और 10th पे वर्कआउट कर रहा था, और जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे वो टफ चैप्टर आपको जो लगते हैं पहले मैं वही बनाऊँगा। ठीक है, ये लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शो दैट द पॉइंट्स, ए पॉइंट कौन है? 2 3 4। बी पॉइंट कौन है? -1 -2 1, और सी पॉइंट कौन है? 5 8 7। दीज आर द कोलिनियर्स। अच्छा, आपको शो करना है कि ये पॉइंट्स क्या होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए। देखिए कोलिनियर होने की शर्त क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने ABC लिया, अगर कोई 2 लाइन है और 2 लाइन अगर पैरेलल हैं, समझते रहे ना, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, क्योंकि इनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। तो डायरेक्शन रेशियो किस में होना चाहिए? प्रोपोर्शनल में। और अगर मान लो ये AB और ये BC है, और B इनका अगर कॉमन पॉइंट हो गया तो ये लाइन यहाँ जाकर ऐड हो जाएगी, तब तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। आपको इस तरह निकालना है। तो सबसे पहले आप कोई 2 लाइन कंसीडर कर लो, तो पहले आप DRs निकालो AB के, DRs ऑफ AB। तो DRs ऑफ AB निकालना बहुत आसान है। क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखिए -1 - 2, -2 - 3 और 1 - 4। तो ये किसके बराबर हो गया? -3 -5 और -3। ये हो गए DRs AB के। अब निकालो DRs ऑफ BC। अभी मैंने माना ये कोलिनियर नहीं है, इसलिए कोलिनियर प्रूफ करने के लिए BC अलग निकालूंगा मैं। तो BC के DRs क्या हो जाएंगे? BC के तो 5 -1 और 8 -2 और 7 -1। तो कितना हो गया? ये 6 और 10 और 6। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस BC के DRs डबल हो रहे हैं, -2 टाइम्स हो रहे हैं। देखो -2 से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 = 6, माइनस प्लस 5 2 = 10, माइनस प्लस 2 3 = 6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? DRs ऑफ BC आर दी -2 टाइम्स ऑफ DRs ऑफ AB। तो ये लैम्डा वाली कंडीशन आ गई। लैम्डा वाली कंडीशन क्या है? क्या होगा भाई? लैम्डा वाली कंडीशन है कि अगर AB और BC कोई 2 लाइन है, और अगर BC AB का लैम्डा टाइम्स है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो सेम यहाँ पर है कि ये जो BC है
वो -2 टाइम्स है किसका, ए बी का। तो ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। सो देयरफॉर बी सी एंड ए बी आर पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस है, इसमें बी पॉइंट क्या है, कॉमन है, बट पॉइंट बी इज कॉमन। अब ये कॉमन हो गया तो ये कनेक्ट हो जाएगा वहाँ जाकर। सो देयरफॉर वी कैन से ए बी सी आर कोलिनियर। हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी और बी सी ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें बी जो होगा वो कॉमन पॉइंट होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पर्पज से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट इस सेशन को ख़त्म करते हैं और इसको अच्छे से आप सीखिए, नोट बनाइए। नोट्स बनाने से कॉन्फिडेंस आता है और चीज़ें मेमोराइज होती हैं। और मैथ्स में समझने के लिए आप मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी बात कहाँ जा रही है। अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। देखिए इसके बाद है फाइंड द डिसीज ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस कौन कौन से हैं। देखिए पहला वर्टेक्स है इसका 3 5 -4, दूसरा है -1 1 2 और -5 -5 और -2। ठीक है, आपको डिसीज ऑफ द साइड्स बताना है। तो सबसे पहले फॉर ए बी साइड के लिए पहले डी आर्स निकालो, क्योंकि आपको ये लाइन देखो 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन के कोऑर्डिनेट डी आर्स बताने के लिए x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो बताइए भाई इसके डी आर्स क्या होंगे। ए बी तो -1 -3 -1 -3 1 -5 और 2 -4। तो ये किसके बराबर हो गया, -4 और 2 6। ठीक है, ए बी इसमें से उसे माइनस करेंगे तो ये हो गया 1 में से 5 और 2 -4। हाँ ठीक है, तो यहाँ से अब पहले आप r निकाल लो। r क्या होगा, √-4² प्लस -4² प्लस 6²। तो ये किसके बराबर हो गया, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। तो 16 16 का डबल 32, 32 और 36 कितना हो गया, 68। कितना हो गया ये, 68। ठीक है, ओके। 68 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो 3 4 ये तो आएगा 2 17। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √4 × 17। तो ये आ गया 2 √17। सो देयरफॉर डीसीज ऑफ लाइन या साइड ए बी, डीसीज ऑफ ए बी किसके बराबर होंगे, x/r। तो कितना हो गया, -4/2 √17 -4/2 √17 6/2 √17। 2 से कैंसिल कर दो तो हो गया ये -2/√17 -2/√17 और 3/√17। तो पहले एक लाइन के हैं, ये लिख लीजिए, फिर मैं सेकंड लाइन के बताता हूँ आपको। नोट कर लीजिए इसको, ये डिसीज हो गए आपके। ठीक है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें 2 पॉइंट से पास हो रही है कोई लाइन। अब हम नेक्स्ट वाली लाइन के बात करेंगे। नेक्स्ट वाली लाइन आप ले लीजिए BC। तो BC के अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फॉर साइड BC इसके DRs निकालो। फॉर्मूला वही लगेगा, बार बार नहीं लिख रहा मैं। BC -5 -1 -5 -1 और -5 -1 और -2 ठीक है। तो ये हो गया -5 + 1 -4 और -6 और -4। तो यहाँ से r निकालो। r कैसे आएगा, 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16। तो फिर से वही आ जाएगा ये √68 और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 17। तो ये हो जाएगा 2 √17। तो इसके डीसीज निकाल लो। डीसीज बहुत आसान है, dr/मैग्नीट्यूड। तो dr कितना है, -4/2 √17 -6/2 √17 और -4/2 √17। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, -2/√17 -3/√17 और -2/√17। कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो गया हो तो अपने आप करेक्ट कर लेना। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट
सेम वैसे ही लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट वाली साइड बची हुई है, कौन सी साइड? AC। अब हम AC के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं आपको करा देता हूँ, देखिए कैसे होगा। AC के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे DRs ऑफ AC। बोलो भाई, AC -5 -3 -5 -5 और -2 -4, तो ये हो गया -8 -10 और 4 में से 2 4 में से 2। यहाँ से R निकालिए, R कैसे निकालिए? 8 8 64 100 और 4, तो ये हो गया 168 168 को हम कैसे कर सकते हैं? 4 से करो, 4 4 जा 4 2 जा और 2 से 2 2 जा 2 1 जा और 7 3 जा। तो प्राइम फैक्टर तो इसके ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसको 4 × 42 लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे √4 × 42, तो ये 2 √ कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, क्योंकि 42 के पेयर कोई बाहर नहीं आएगा। 2 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, 3 7 हाँ अलग अलग होंगे। तो यहाँ से DCs निकाल लो। DCs क्या होंगे? देखिए, -8/2 √42 -10/2 √42 और 2/2 √42, ये कट जाएगा, तो हो गया -4/√42 और -5/√42 और 2 से 2 कट जाएगा 1/√42। इस तरह से आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी। आप इसको देखिए, ध्यान से समझिए कि इसके अंदर क्या बताया गया है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन थी। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जब आप पसंद करते हैं मेरे वीडियोज़ को, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।